केंद्र और राज्य संबंध देखते हैं। तो देखो, भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। किस बात से प्रभावित होते हैं? तो संविधान के प्रावधान दिए हैं उससे प्रभावित होते हैं, नियोजन प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं, राजनीतिक हितों के अंतर विरोध से प्रभावित होते हैं, हुक्म चलाने की इच्छा से, ठीक है, हुक्म चलाने की जो इच्छा की प्रबलता से भी प्रभावित होते हैं, और परंपराओं तथा व्यवहारों पर, ठीक है, आधारित कुछ परंपराएं हैं और कुछ व्यवहार हैं, उनसे भी राज्य के केंद्र के संबंध प्रभावित होते हैं। न्यायिक व्याख्याओं से, सुप्रीम कोर्ट जो न्यायिक व्याख्या देता है उससे प्रभावित होते हैं। बातचीत के लिए जो यंत्र विन्यास है उससे प्रभावित होते हैं। राज्यों के मध्य जो संबंध है उससे प्रभावित होते हैं। संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उससे प्रभावित होते हैं। समन्वय के लिए तंत्र जो है, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो दिया है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध किससे प्रभावित होते हैं, अगर क्यों प्रभावित होते हैं, तो ये जो हमारी प्रणाली है उससे प्रभावित होते हैं। उसी में जो आते हैं, ध्यान से सुनना, ये पूछ देता है विकल्पों में। संविधान के प्रावधान, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, राज्यों के मध्य संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। अब देखो, म्यूनिसिपल संबंध जो है, म्यूनिसिपल संबंध योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो म्यूनिसिपल संबंध का प्रयोग है योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ घटना चक्र का, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, घटना चक्र का पॉइंट है, उठा के मैंने रखा है यहाँ पे। तो क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं? ये अगर क्षेत्रीय परिषदें देखें तो क्षेत्रीय परिषदें संविधिक जो है निकाय हैं, सांविधिक निकाय हैं, संवैधानिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनरी नहीं है, ये सांविधिक निकाय हैं, जिसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं ना, ठीक है। तो क्षेत्रीय परिषद जो परिषदें हैं वो सांविधिक, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे स्टैट्यूटरी निकाय हैं, ये संवैधानिक नहीं है, ध्यान रखना। गठन जो है इनका जो होता है, जब संवैधानिक क्यों नहीं है, क्योंकि इनका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर हुआ है, और जो संसद द्वारा अधिनियम बनाकर होते हैं उन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं सांविधिक निकाय। क्या कहते हैं? सांविधिक निकाय। अध्यक्ष कौन होता है क्षेत्रीय परिषदों के? गृह मंत्री होते हैं। अध्यक्ष क्षेत्रीय परिषदों कौन होते हैं? गृह मंत्री। तो कुछ क्षेत्रीय परिषद हैं, उसमें कौन कौन से हमारे राज्य आते हैं और उनका मुख्यालय कहाँ है, ये पूछता है, ठीक है। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, इसमें कौन से राज्य आते हैं, सदस्य कौन है? पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है उसमें कौन है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, इलाहाबाद इसका मुख्यालय। तो ये यूपी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हम लोगों के लिए, ठीक है। ये मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन आता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आता है। देख लो, इसमें मध्य प्रदेश है वो, और मध्य प्रदेश के बगल वाला ही उत्तर प्रदेश अपना है, उत्तराखंड है और छत्तीसगढ़ है। बिहार झारखंड वगैरह नहीं, इसमें इतने हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। इसका मुख्यालय क्या है? इलाहाबाद अपना, इस समय प्रयागराज हो गया इसका नाम बदल के, ठीक है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कौन सा आता है? इसमें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इसका मुख्यालय कोलकाता है। पूर्वी जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें बिहार आता है, पश्चिमी बंगाल आता है, बिहार बाद पश्चिमी बंगाल है, उसके बाद उड़ीसा है और बगल में झारखंड, ये 4 लोग आते हैं उसमें, कोलकाता इनका मुख्यालय है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में क्या आता है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव तथा दादरा और नगर हवेली आता है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी, इसमें का मुख्यालय चेन्नई में है। तो देखो, ध्यान रखना है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में कर्नाटक आ गया, तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, तेलंगाना आ गया, केरल आ गया, पुडुचेरी आ गया, मुख्यालय चेन्नई हो गया। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में महाराष्ट्र आ गया, गुजरात आ गया, गोवा, दमन दीव तथा दादरा तथा नगर हवेली आया, इनका मुख्यालय मुंबई हो गया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में देखो, इसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट नहीं आते हैं ना, जो सिक्किम, असम, मेघालय वगैरह वो सब नहीं है इसमें, ध्यान रखना। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार है, बिहार के बगल में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद में ये बिहार है कुछ नहीं, इसमें केवल एमपी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ है, इनका मुख्यालय इलाहाबाद में। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में। ये पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन आए इनसे, ठीक है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इनका मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है। ये हो गया। देखो, यह है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन आया, ठीक है।
तो क्या नहीं सम्मिलित है? जैसे पूछा कि अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों के केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति किसमें है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में सही है कि अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति क्या है? जैसे अंतर्राज्यीय पानी का झगड़ा चलता है तो उसमें केंद्रीय संसद निर्णय देती है, तो वो किस अनुच्छेद से निर्णय देती है, किसके अनुच्छेद से शक्ति मिली? तो अनुच्छेद 262 से मिली है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, ये भी सही है, ठीक है। नदी बोर्ड्स एक्ट ये 1970 गलत है, ये 1956 में है। राष्ट्रीय जल नीति कितनी है? 1987 में। राष्ट्रीय जल नीति कब आई? 1987 में। नदी बोर्ड्स एक्ट कब आई? 1956 में, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। फिर देखो अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार भाग 13 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध रूप से होगा, उसमें कोई रोका नहीं जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 301 ये कहता है। अनुच्छेद 301 के अनुसार भाग 13 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जैसे भाग 13 में कुछ अन्य उपबंध दिए हैं, उसके अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार कर सकते हो, आप वाणिज्य कर सकते हो और समागम कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई रोक नहीं है, ठीक है। अब कुछ संबंध देखते हैं। तो देखो विधायी संबंध है, केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध है, ठीक है। तो विधायी संबंध में क्या आएगा? विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय संबंधों का वर्णन है। इसमें विधायी संबंध में किसका वर्णन है? विधायी संबंध, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन है। भाग 11 एवं 12 में है ये, ठीक है। तो भाग 11 में क्या है? तो ठीक है, भाग 11 में क्या है? तो अनुच्छेद 245 से 255 तक है। अनुच्छेद 245 255 तक इसमें विधायी संबंध है। तो भाग 11 में विधायी संबंध है, ठीक है। तो देखो संबंध 3 होते हैं ना, एक विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो हम अब देख रहे हैं विधायी संबंध देखने जा रहे हैं। तो भाग 11 और 12 में सारे संबंध हैं, ठीक। कुछ भाग 11 में है, कुछ 12 में है। तो अब भाग 11 में कौन सा? अनुच्छेद 245 से 255 तक कौन सा संबंध है? विधायी संबंध है। अब वो देखेंगे। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध है। तो विधायी संबंध में देखते हैं अनुच्छेद 245 क्लास 1 क्या बोलता है? अनुच्छेद 245 क्लास 1 बोलता है कि संसद में क्या है? संसद जो है भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग हेतु विधि बना सकती है, ठीक है। ये अनुच्छेद 245 का क्लास 1 कहता है संसद के भारत के किसी भी क्षेत्र में, जो अपना भारत है इसके किसी भी क्षेत्र में भी या इसके संपूर्ण भारत में कहीं भी ये कोई कानून बना सकती है, ठीक है, विधि बना सकती है। और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग हेतु विधि बना सकेगा। तो ये अनुच्छेद 245 केवल संसद को ही नहीं देता है, ठीक है, ये राज्य को भी ताकत देता है कि राज्य भी अपने, जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश अपने राज्य में कहीं भी उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा जो है वो कहीं भी उत्तर प्रदेश के लिए कानून बना सकती है या उसके किसी भाग के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कानून बना सकती है। ये अनुच्छेद 245 एक कहता है। अनुच्छेद 247 कहता है कि संसद अधिकृत है। अनुच्छेद 247 संसद को अधिकृत करता है कि ये संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। तो अनुच्छेद 247 संसद को अधिकार देता है कि वो संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में ना अच्छे शासन प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की भी स्थापना कर सकती है। कौन? संसद। मतलब जिला न्यायालय बना दिया, अधीनस्थ न्यायालय बना दिया, कोई भी कुछ भी बना दिया या हाई कोर्ट भी बना दिया, तो वो संसद बना सकती है अच्छे प्रशासन के लिए, ठीक है। संघ सूची के विषय को संबंधित विषय के संदर्भ में अच्छे प्रशासन के लिए, ठीक है। तो संसद 247 के अनुसार क्या बना सकती है? अन्य न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। इतना याद रखो, 247 से संसद क्या कर सकती है? अन्य न्यायालयों की स्थापना कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 246 क्या कहता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे हेतु 3 सूचियां का 7वीं सूची में वर्णन है। तो अनुच्छेद 246 में ही है केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है उनमें 3 सूची हैं, वो 7वीं सूची में वर्णन है। 3 सूचियों का कहाँ वर्णन है? 7वीं सूची में वर्णन है, ये अनुच्छेद 246 में, ठीक है। अनुच्छेद 248 क्या बताता है कि अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद के पास होंगी। हम विधायी संबंध पढ़ ही रहे हैं भाग 11 में, ठीक है। तो 248 बता रहा है कि अवशिष्ट जो शक्तियाँ ना इन 7वीं सूची में 3 सूची दी गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें दिए गए हैं मतलब विषय किस पर राज्य सूची कानून बनाएगी, किस पे संसद कानून बनाएगा, किस पे राज्य कानून बनाएगा, किस पे मतलब समवर्ती सूची की राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे। तो मान लो इसमें कोई विषय नहीं है तो उन्हें बोलते हैं अवशिष्ट विषय। कुछ ऐसे विषय आ गए जो तीनों सूची में नहीं है तो उस पर फिर कौन कानून बनाएगा? तो बवाल हो जाता है भाई। तो इसलिए अनुच्छेद 248 बोला कोई अन्य अगर विषय आ जाता है इन सूचियों के अलावा तो उसको उस पर कानून संघीय संसद को ही बनाना होगा, ठीक है। अब एक संविधान संशोधन हुआ 101 संविधान संशोधन हुआ 2016 से। इसको 101 संविधान संशोधन हुआ 2016 में, उसमें अंतःस्थापित नए अनुच्छेद 246 के तहत, ठीक है, एक अंतःस्थापित नया अनुच्छेद किया गया। 246 का किया गया, क्या किया गया? एक नया अनुच्छेद बनाया गया 246 का,
या 246A के तहत क्या किया गया, संसद और राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल या सेवा कर GST के संबंध में विधाइयों को बनाने की शक्ति दी गई और साथ ही माल या सेवाओं के अंतर्राज्यिक व्यापार की स्थिति में GST के संबंध में संसद को अनन्य शक्ति भी दी गई। तो मतलब 101 अनुच्छेद से GST आया था, इतना याद रख लो, ठीक है। 246 का के तहत, ठीक है, ये GST आया, ठीक है, 101 संविधान संशोधन से, ठीक है, इतना ध्यान रखो। और किस अनुच्छेद के तहत आया, 246 का एक स्थापित किया गया। इसके द्वारा बताया गया कि ये कि राज्य और संसद और राज्य विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल या सेवा कर GST के संबंध में विधायी बनाने की शक्ति दी गई। साथ ही माल या सेवाओं के अंतर्राज्यिक व्यापार की स्थिति में GST के संबंध में संसद को अनन्य शक्ति दी गई, ठीक है। संविधान संशोधन 101, ठीक, 2016 से। अब आगे अनुच्छेद 249 के अनुसार क्या आ गया, 249 क्या बताता है, अनुच्छेद 249 बताता है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से संबंधित है, ठीक है। ये तो है ना कि 249 किससे संबंधित है कि राज्य सूची में तो राज्य कानून बना सकता है ना, इस पे तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से संबंधित है कि राज्य सूची में वर्णित विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है, लेकिन कब, यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प घोषित किया जाए तो राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। 249 कह रहा है, लेकिन कब बनाएगी, अगर राज्यसभा में जो लोग उपस्थित हैं सदस्य और जो मत दे रहे हैं सदस्य ना, उनमें से कम अगर 2/3 लोगों का बहुमत है कि भाई इस विषय पर जो राज्य का विषय है संसद कानून बनाए, तो संसद कानून बना देगी। अनुच्छेद 249 कहता है, ध्यान रखना, 2/3, कम से कम 2/3, ये ध्यान रखना, ठीक है। अनुच्छेद 250 का क्लास 1 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये 250 का क्लास 1 बोलता है, अनुच्छेद 250 का क्लास 1 बोलता है कि अगर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है तो इस स्थिति में राज्य सूची में जो वर्णित विषय हैं उस पर विधि कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, संसद ही बनाएगा। ये 250 का क्लास 1 कहता है। अनुच्छेद 251 क्या कहता है, यदि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन निर्मित विधियां राज्यों द्वारा निर्मित विधियों पर असंगत पाई जाती हैं तो संसद की विधि प्रभावी होगी। अनुच्छेद 251 भी कहता है कि अनुच्छेद 249 के तहत और 250 के तहत अगर संसद ने कुछ कानून बनाया है और उसी विषय पर कानून राज्य ने भी बनाया है तो दोनों में अगर असंगत होती है, ठीक है, मतलब टकराव होता है, तो किसका कानून लागू होगा, संसद की विधि लागू होगी। ये 251 बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 253 क्या बताता है, 253 कहता है कि संसद को किसी भी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, करार, अभिसमय या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति किसकी है, संसद की है। 253 ये बताता है, मान लो कोई भारत सरकार ने किसी देश साथ कोई संधि की, समझौता की, कोई करार किया, कुछ किया, तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में कुछ कानून बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए राज्य सूची पर भी के विषय पर भी वो कानून बना सकता है। अनुच्छेद 253 शक्ति देता है संसद को, ठीक है। तो अब आ जाता है ये विधायी संबंध है, 253 तक हमारे विधायी संबंध हो गए, ठीक है। केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, सारे खूब पूछता है। और ये घटना चक्र जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की किताब है पॉलिटी की, और जो हमारी लक्ष्मीकांत है उससे हमने लिए हैं पॉइंट, ठीक है। प्रशासनिक संबंध आ जाता है, ये भी भाग 11 में है, ठीक है। अभी विधायी संबंध देख ली, अब प्रशासनिक संबंध देख रहे हैं भाग 11 में, अनुच्छेद 256 से 263 तक है, ठीक है। तो संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें अनुच्छेद 256 क्या बताता है, अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका है, ये प्रशासनिक संबंध है ना, प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन क्या हो, सुनिश्चित रहे, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। तो 256 कहता है कि प्रत्येक राज्यपालिका की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगी ना, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जो संसद ने कानून बनाया ना, संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार के इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो। तो 256 बोलेगा भाई सरकार, क्या सरकार बोल भी सकती है कि भाई ये ऐसा ऐसा करो आप, ये मैंने नियम बनाया है। और अनुच्छेद 257 के अनुसार क्या बताता है,
अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार कुछ दिशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है। ठीक, 257 बताता है कि संघ सरकार कुछ दशाओं में क्या करेगी, राज्यों पर नियंत्रण रखेगी। ठीक है, और इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका का प्रयोग प्रभावित न हो, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। ठीक है, मान लो कोई सरकार, तो मतलब अनुच्छेद 257 कहता है कि संघ सरकार का राज्य सरकारों पर कुछ दशाओं में नियंत्रण रहेगा, और जो राज्य सरकार की जो कार्यपालिका है वो अपना इस प्रकार कार्य करेगी कि जो संघ के जो निर्देश और नियम जो विधि है उनको प्रभावित ना करे, बल्कि उनका कार्य अच्छे से चलता रहे। अगर ऐसा नहीं करती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश भी दे सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त के सौंप सकेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 258 क्या बताता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित करते जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त के देगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, 258 के अनुसार राष्ट्रपति राज्य सरकार को देगा। ठीक है, उसकी सहमति से देगा। ठीक है, राज्य सरकार की सहमति से या राज्य सरकारों के या उसके अधिकारियों को कुछ कार्य करने के लिए देगा। ठीक है, जो किसके होंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक है, किसी शर्त के अनुसार भी दे सकता है या बिना शर्त के दे सकता है। और अनुच्छेद 258 का क्या है, ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित करते जिन पर उस राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार सशर्त या बिना शर्त के सौंप सकेगा। ये राज्यपाल भी सौंप सकता है। ठीक है, भारत सरकार की सहमति से सरकार को, उस सरकार को या उसके अधिकारियों को कि राज्य के कुछ भी कार्य सौंप सकता है कि भाई करो, ये राज्य के कार्य हैं, शर्त के या बिना शर्त के भी सौंप सकता है। अनुच्छेद 258 का के अनुसार। अनुच्छेद 262 एक के अनुसार, अनुच्छेद 262 के खिलाफ एक कहता है कि संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग या वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध बना सकती है। ठीक है, संसद बनाती है, मतलब नदी है और नदी दून है या जल के प्रयोग या वितरण या नियंत्रण के संबंध में कोई विवाद है परिवाद है, उसके निर्णय के लिए, ठीक है, उपबंध बनाएगी कौन, संसद। 262 के क्लास 1 में बताता है। फिर अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्यों के बीच अगर विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने या कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करनी है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेगा। तो सिंपल सा अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाती है। और परिषद बनाई क्यों जाती है, जो इतना इसमें लिखा है कि मतलब किसी राज्य के बीच, दो राज्यों के बीच या केंद्र या राज्यों के बीच या राज्यों या संघ के बीच अगर कुछ मतलब किसी चीज़ को लेकर अनबन है या कुछ मतलब सिस्टम नहीं बन पा रहा है तो उसको सुलझाने के लिए राष्ट्रपति आदेश देगा और अंतर्राज्यीय परिषद बनेगी, उस चीज़ को जांच करेगी, फिर बताएगी क्या इसमें सोल्यूशन होना चाहिए। तो अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होता है। ठीक है, तो यही पूछता है शब्द अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद से आती है, तो अनुच्छेद 263 के अनुसार। अब आ जाता है हमारा वित्तीय संबंध आ जाता है। और देखो अभी तक हमने पढ़ा है विधायी संबंध प्रशासनिक संबंध पढ़ा, वो भाग 11 में थे। किसमें थे, भाग 11 में थे। और ये वित्तीय संबंध किसमें, भाग 12 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 268 से 281 तक आते हैं। ठीक है, तो वित्तीय संबंध के अनुसार क्या है कि राज्य के तहत जो है केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य राजस्व के वितरण के संबंध में प्रावधान किया गया ना। राजस्व सबसे बड़ी चीज़ है, बगैर राजस्व के तो कुछ चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 265 के अनुसार क्या है, कोई कर विधि के प्रतिकार से अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो 265 ये बताता है कि कोई भी कर विधि के प्रतिकार से ही अधिरोपित किया जाएगा या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जब तक उसकी कोई विधि नहीं, कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक वो कर वसूला नहीं जाएगा। ये 265 बोलता है। ठीक है ना, वसूला अधिरोपित किया जाएगा या संग्रहित किया जाएगा। तो अनुच्छेद 265 जब तक कोई विधि नहीं बनेगी, बिना किसी विधि के अनुसार ना कोई कर किसी पर थोपा जाएगा और न ही उसको संग्रहित किया जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 265 बताता है। अनुच्छेद 266 क्या बताता है कि भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 266 में क्या किया, भारत की संचित निधि और लोक लेखा निधि, ठीक है, राज्यों की और भारत की दोनों की संचित निधियों और लोक लेखे निधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, लोक लेखों का क्या उल्लेख किया गया है 266 के तहत।
अनुच्छेद 267 का क्लास 1 के तहत संसद की विधि द्वारा, ठीक है, के तहत संसद विधि द्वारा भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकती है। तो आकस्मिक निधि बनाई गई है, ठीक, जिसमें 3000 करोड़, पहले 500 करोड़ थे, अब 3000 करोड़ बढ़ा के कर दिया गया ना इसमें भारत की आकस्मिक निधि में। तो भारत की आकस्मिकता जो निधि है वो किस अनुच्छेद से आई है? अनुच्छेद 267 के क्लास 1 से संसद बना सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 267 का क्लास 2 के तहत राज्य विधानमंडल भी विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा, ठीक है, तो विधि बनाकर, ठीक है। राज्य अनुच्छेद 267 में राज्य की आकस्मिकता निधि कौन बनाएगा? राज्य की विधानमंडल। अनुच्छेद 267 के 1 के अनुसार संसद बनाएगी, क्या बनाएगी? भारत की आकस्मिकता निधि का निर्माण करेगी, ठीक है। अनुच्छेद 268 क्या देता है? अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क हैं। तो अनुच्छेद 268 में क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद ना, जितने हैं तो ये बार बार पूछे भी गए हैं। अनुच्छेद 268 में वो कर हैं जिनको क्या करता है? संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले, उद्ग्रहित करती है संघ, ठीक है, संघ क्या करती है? उसको उद्ग्रहित करती है, लेकिन राज्यों द्वारा संग्रहित किया जाता है और उनको विनियोजित किए जाने वाले शुल्क हैं। 268 में राज्य क्या करता है? उनको उल्लेख करता है, उनका संघ क्या करता है? उनका उल्लेख करता है, किंतु राज्य क्या करता है? उन करों को वसूलता है और उनको विनियोजित करता है। वो कौन से वो कर किस में आते हैं? 268 में आते हैं। 269 में कौन से कर आते हैं? कि संघ द्वारा उद्ग्रहित हैं और संग्रहित हैं। 269 में वो कर हैं जिनको संघ लगाता है, ठीक है, संघ लगाता है और संग्रहित भी करता है, ठीक है, और किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर हैं। लेकिन ये खर्चा जो इनसे वसूल करके आता है इनसे, तो किसको दिया जाता है? राज्यों को दिया जाता है। वो कहाँ है? 269 में। अनुच्छेद 269 का में कौन से कर हैं? अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण है। 269 का में कौन है? जीएसटी है, ठीक है, इसको यही है, माल और सेवा कर उद्ग्रहण संग्रहण, ठीक है, उनको उल्लेख करना, उनका संग्रहण करना, जीएसटी का। ये किस अनुच्छेद में? 269 का में, 269 का में, ठीक है, 269 का में जीएसटी है। क्या है तुम्हारा? जीएसटी के बारे में 269 का में। अनुच्छेद 270 में क्या है? उद्ग्रहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण है, ठीक है। 270 में है कि उद्ग्रहित कर हैं, वो उद्ग्रहित कर हैं और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण है, ठीक है, ये 270 बताता है। तो 270 में जो कर हैं, जो 270 में कर, अनुच्छेद 270 में उद्ग्रहित जो कर हैं उनका संघ और राज्यों के बीच कैसे वितरण होगा उसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 271 में शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार संबंधी प्रबंध है। तो 271 में क्या है? अधिभार, ठीक है, 271 में क्या है? अधिभार, इतना याद रखना, अधिभार है। 275 में क्या है? ठीक है, 275 में है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था है। 275 पूछता है, 275 मतलब कुछ राज्यों को केंद्र सरकार अनुदान देती ना कि तुम्हारे लिए ये अनुदान दे रहे हैं, तो वो अनुदान जो है वो किस अनुच्छेद में? 275 में है। संविधान का 101 संविधान संशोधन 2016 अंतः स्थापित किया गया था, ठीक है, और इसके द्वारा एक नया अनुच्छेद बनाया गया 279 का। क्या बनाया गया? 279 का के तहत माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान किए गए। देखो 269 का में जीएसटी के संबंध में, करों के संबंध में है, तो 269 में जो जीएसटी में कर हैं वो सब हैं, और 279 का जो जोड़ा गया 101 अनुच्छेद संविधान संशोधन से, ठीक है, तो 279 का में है जो जीएसटी से संबंधित परिषद का है, ठीक है। अब पूछेगा जीएसटी परिषद किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो जीएसटी परिषद जो है वो अनुच्छेद 279 का में है, और पूछे जीएसटी वाले जो कर हैं वो किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 269 का में है। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हमारे क्वेश्चन गलत करवा देती हैं। तो जीएसटी परिषद, माल सेवा कर परिषद, मतलब जीएसटी परिषद वो क्या है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 279 का में। किस संशोधन द्वारा आई है? 101 संविधान संशोधन द्वारा, ठीक, 2016 में। फिर अनुच्छेद 280 का क्लास 1 क्या बोलता है? 280 का क्लास 1 के अनुसार है, राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 2 वर्षों के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष के समाप्ति पर या इससे पहले भी, पूर्वोत्तर भी, है ना, पूर्वोत्तर समय पर भी जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता हो, ना, या तो 5 वर्ष के समाप्त होने के पश्चात या उससे पहले भी जिसे राष्ट्रपति क्या समझे? अच्छा समझता हो, उचित समझता हो, आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। तो देखो 280 का क्लास 1 वित्त आयोग के बारे में बताता है, ठीक है, और कब गठन होगा? गठन का भी देता है, या तो प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जब राष्ट्रपति क्या आवश्यक समझे। अब ये नहीं कि हर 5 साल के बाद ही होगा, ये आईएएस में तो ऐसे बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछता है, उसमें शब्दों का ही फेर हो जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो इसमें वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे, तो मतलब कुल 5 सदस्य होंगे। अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य होंगे वित्त आयोग में, 280 के क्लास 1 के अनुसार,
ठीक है। अनुच्छेद 281 क्या कहता है? अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो अनुच्छेद 280 के क्लास 1 में वित्त आयोग बना है। अब वित्त आयोग जो कार्यवाही करेगा, ठीक है, तो उस कार्यवाही को, ठीक है, जो रिपोर्ट देगा, तो उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति क्या करेगा? अनुच्छेद 281 के तहत, ठीक है, वित्त द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, जो कार्यवाही हुई उस स्पष्टीकरण का ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा भी 281 के अनुसार। ठीक है। अब है केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति, ये देखो R.S. सरकरिया, ठीक है। तो केंद्र और राज्य संबंधों में कुछ झगड़ा हमेशा चलता रहता है ना केंद्र सरकार को, तो उनके संबंधों पर विचार करने के लिए तो एक न्यायमूर्ति थे हमारे R.S. सरकरिया। इनकी अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन हुआ जिसको हम सरकरिया आयोग बोलते हैं। ठीक है। और इस सरकरिया आयोग में बी शिवरमन और S.R. सेन इसके अन्य सदस्य भी थे। ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध पे ये बनी थी सरकरिया समिति। अगर पूछे सरकरिया समिति का किस लिए गठन हुआ था, तो वो केंद्र राज्य के संबंधों पर विचार करने के लिए गठन हुआ था। कब हुआ था? जून 1983 में। तो इसमें सरकरिया जो इसके अध्यक्ष थे, R.S. सरकरिया इसके अध्यक्ष थे सरकरिया आयोग के। ठीक है। और कौन इसके सदस्य थे? बी शिवरामन थे। ठीक है, बी शिवरामन थे और S.R. सेन भी थे इसके सदस्य। और इसी आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट दी। कब दी? 1983 में गठित हुआ, 1988 में रिपोर्ट दी, 5 साल के आसपास। ठीक है। रिपोर्ट सौंपी। और केंद्र और राज्य संबंधों के संबंधित अन्य आयोग, जो केंद्र और राज्य संबंधों के संबंध में अन्य आयोग गठित हुए वो कौन है? राजमन्नार समिति है और पुंछी आयोग भी समिति है। नारमन्नार समिति कब बनी थी? 1969 में। ठीक है। और पुंछी आयोग कब बना था? 2007 में। तो देखो सरकरिया आयोग कब बना है? 1983 में। तो सबसे पहले कौन बना है? 1969 में, ये राजमन्नार। और सबसे बाद में कौन आई है? राजमन्नार के बाद है सरकरिया आयोग, सरकरिया आयोग के बाद है पुंछी आयोग। ठीक है, ये ध्यान रखना। राजमन्नार समिति 1969, फिर सरकरिया आयोग, ठीक है, 1983, और फिर पुंछी आयोग 2007 है। तो केंद्र और राज्य के संबंध ये हमारे हो गए केंद्र और राज्य के संबंध। बार बार पूछता है अनुच्छेद, ध्यान रखना।